चलो अपन स्टार्ट करते हैं आज रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया जब दो पदार्थ अधिक से आपस में मिलकर बनते हैं करके रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस द्वारा पदार्थ गुणों में स्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है। और अभिक्रिया का उत्पाद दोनों के भौतिक और रासायनिक गुण जो कि अलग अलग होते हैं। भोजन का पचना, जैसे भोजन के अणु छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। लोहे पर जंग लगने से लोहा और ऑक्सीजन के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड बदल जाता है। दही का बनना, जो दूध में मौजूद जो शर्करा होती है वो लैक्टोज बैक्टीरिया की मदद से आपके लैक्टिक एसिड में बन जाती है। सब रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या है कि पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन, जैसे ठोस से द्रव, द्रव से आपका गैस बदल जाता है और रंग में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि आपके पास में है कि ये लोहा है, जो कि लोहे पर जंग लगना और इसका रंग भूरा पड़ जाना। गर्मी का विकास या अवशोषण कई रासायनिक अभिक्रिया में निकलती है। गर्मी जैसे उसके भी आप पता लगा सकते रासायनिक अभिक्रिया हुई है। गैस का विकास, जैसे सोडा खोलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश का विकास, जैसे कि आप मैग्नीशियम रिबन को जलाते हो चमकदार प्रकाश निकालता है, ये भी आपका क्या दिखाता है, रासायनिक परिवर्तन दिखाता है। जैसे कि आपको दिखा रहा है कि मैग्नीशियम के रिबन का अगर अपन वायु में दहन करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को वात गिलास में इकट्ठा करने पर जो अपना होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अभिकारक और उत्पाद क्या था? अभिकारक वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रारंभ में शुरू में जो उपस्थित होता है अभिकारक, और बाएं ओर लिखे गए पदार्थ हैं जो कि अभिकारक होते हैं। रासायनिक समीकरण में बाएं ओर अभिकारक लिखा जाता है, दाएं ओर क्या लिखा जाता है आपके, ये लिखे जाते हैं उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया के अंत में बने नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना तो अभिकारक क्या, लोहा प्लस ऑक्सीजन, और उत्पाद बनता है आपका आयरन ऑक्साइड। ठीक है। फिर रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण क्या होता है? अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए एक समीकरण का उपयोग करते हैं जिसमें अभिकारक बाईं ओर, उत्पाद दाईं ओर लिखा जाता है। जैसे कि 2H2 प्लस O2 बराबर क्या बनाता है? 2H2O बनाते हैं। फिर असंतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण क्या होते हैं? जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, पदार्थ के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर नए पदार्थ बनाते हैं। इस प्रक्रिया को अपन रासायनिक समीकरण से दर्शाया जाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण वो है जिसमें अभिकारकों और उत्पादों दोनों प्रकार के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे कहते हैं संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण का उदाहरण क्या हो गया? 2H2 प्लस O2, जैसे कि 2H2 हो गया, H2 के हाइड्रोजन अणु, O2 मतलब ऑक्सीजन अणु, और H2 मतलब जल अणु। अभिकारक में 4 हाइड्रोजन इस प्रकार संतुलित है। गैसों की पहचान कैसे होती है? जैसे H2 गैस है, जलने पर पॉप की ध्वनि आती है। ठीक है। H2 गैस जलती है तो किसकी आवाज आती है? पॉप की। CO2 गैस है, चूने के पानी को दूध दिया बनाती है तो अपन गैस। देखो H2 गैस के अपन है ना कैसे अभिकरण करेंगे कि भाई जब अपन मान लो कि H2 गैस निकल रही है और उसको गैस को जला रहे तो उसमें पॉप पॉप की ध्वनि निकल, समझ लेना कि H2 गैस है। अगर चूने के पानी में किसी गैस को प्रवाहित करने पर चूने का पानी अगर दूध या सफेद हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि उसके अंदर CO2 गैस जा रही है। O2 गैस कहती है जब देखती तीली को, मतलब जल रही तीली को पुनः प्रज्वलित कर देती है। ठीक है भाई, जलती हुई तीली उसको O2 के संपर्क में ले जाएंगे ऑक्सीजन की तो वो पुनः जल जाएगी। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि होती है आपकी हिट एंड ट्रायल विधि। समीकरण लिखना, सबसे पहले रासायनिक समीकरण को लिखें, तत्वों की पहचान करें, परमाणुओं की संख्या गिने। ठीक है, दोनों और गिने अभिकारकों, इस प्रकार गुणांक लगाओ। गुणांक लगाकर आपके पास में परमाणु की संख्या को बराबर करें। ध्यान रहे कि गुणांक केवल पूरे सूत्र के सामने लगाए गए हैं, अलग अलग परमाणु के सामने नहीं। सभी तत्वों के लिए दोहराए और सभी तत्वों के लिए प्रक्रिया दोहराए जब तक कि दोनों और सभी तत्वों की परमाणु संख्या बराबर ना हो जाए। जैसे लिखा है Fe प्लस H2O मतलब फेरस से, और यहाँ पे बनता है Fe3O4 प्लस H2। तो तत्वों की पहचान है, ये तो फेरस है, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें फेरस और हाइड्रोजन अभिकारक है। ठीक है, और ऑक्सीजन है अभिकारक। और इस प्रकार देखो, अभिकारक में आपके पास में Fe का एक अणु है और उत्पाद में 3 अणु है, और हाइड्रोजन के 2 अणु है और यहाँ पे 2 उत्पाद में, तो यहाँ पे 1 है और 4 है। तो गुणांक लगाया Fe के सामने अगर आपने 3 लगाया, ठीक है, तो वो को संतुलित करना H2 के सामने 4 आ गए, 4 है H2। अब ये अब H है, चौथे संतुलन H मतलब 4 हो जाएगा। तो Fe के 3 बना दिया आपने और ऑक्सीजन के आपने ये 4 बना दिए यहाँ पे। ठीक है, तो Fe3O4 O4 कैसे बना हो गया? पता चल गया भाई H2O है ना कि O2 है, तो ये थोड़ा सा गलत दिखा गया है। बाकी H2O4 लगा तो और हो गया। संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा अन्य तथ्य क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। क्या? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण न ही विनाश, ये सुनिश्चित करता है कि ठीक है, अभिकारक और उत्पादों की मात्रा का अनुपात समान होना चाहिए। संतुलित समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के बीच में सटीक मात्रा संबंध बताता है। रासायनिक अभिक्रिया की समझ देखते हैं तो संतुलित समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। लेस सातत्य का नियम क्या कहता है? लेस सातत्य का नियम कहता है कि सिद्धांत बताता है कि संतुलित अभिक्रिया में बदलाव किया जाए तो अभिक्रिया उस बदलाव का विरोध करती है। ठीक है, तो कोई भी अगर अपन संतुलित अभिक्रिया में बदलाव करेंगे तो अभिक्रिया उस बदलाव का विरोध करती है, बोलता है लेस सातत्य का नियम। अवोगाद्रो का नियम बोलता है कि समान तापमान और दाबमान पर समान आयतन में सभी की, देखो एक तो समान ताप होना चाहिए और दाब, ताप और दाब दोनों समान होना चाहिए, उसके अलावा आयतन भी समान होना चाहिए।
उसमें जो गैसों के अणु होते हैं वो सभी समान होते हैं। तो समान ताप और दाब पर जिस समान आयतनों में भरे हुए गैसों की अणुओं की संख्या समान होती है, कौन बोलता है? अवोगाद्रो से अणुओं की संख्या याद रख लेना। फिर हो गया रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखते हैं। एक संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया दो या दो से अधिक पद तक जुड़ते हैं, संयोजित होते हैं, इसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। कोयले का दहन होता है, जैसे कोयला बन गया सी कार्बन वाले कोयला प्लस O2 की गैस में तो CO2 बन जाती है, ठीक है। तो ये सब क्या आ गया अपने पास में? रासायन संयोजन अभिक्रिया, मतलब कि दो चीज जुड़कर बनती है। जैसे जल बनता है 2H2, हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन गैस का एक अणु मिलकर हाइड्रोजन जल बनाता है। ये अभिक्रिया आमतौर पर आपके ऊष्मासेपी होते हैं, यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है। संश्लेषण अभिक्रिया भी कही जाती है ये, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। और फिर होते हैं ऊष्मा सेपी। तो ऊष्मा सेपी मतलब कि जो ऊष्मा त्याग करती है अभिक्रिया में। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन भी होता है, उसे ऊष्मा सेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि सेपी मतलब त्यागती है। उदाहरण के लिए प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे कि CH4 है प्लस O2, ठीक है। ये मतलब CO2 बनाती है और 2H2 बनाती है, इसके साथ में ऊष्मा निकलती है, ठीक है। प्राकृतिक गैस का दहन कैसे? एक ऊष्मा सेपी है। श्वसन एक कैसे है? ऊष्मा सेपी की, ग्लूकोज 6C6H12O6 है, ग्लूकोज प्लस 6O2। ये दोनों मिलकर आपके पास में क्या करती हैं? ये तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, जल बनाती है, उसके साथ में ऊष्मा निकलती है। जैसे अपन श्वसन करते हैं, श्वास लेते हैं, तो उसकी कैसे ऊष्मा सेपी अभिक्रिया का, हमारा शरीर से गर्म होता रहता है सांस से। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, ये भी एक ऊष्मा सेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा है कि एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थों में बदल जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बन है, ये तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन टूट जाता है। उसमें वियोजन क्या? ऊष्मा के द्वारा अगर अपन किसी चीज को तोड़ते हैं तो ऊष्मा, विद्युत के द्वारा तोड़ते हैं तो प्रकाश, रासायनिक वियोजन मतलब प्रकाश के द्वारा तोड़ते हैं। विशेष तो ये है कि अभिक्रिया आमतौर पर ऊष्मा शोषी होती है, यानी ऊष्मा अवशोषित होती है। इसमें मतलब कि ऊष्मा शोषी कहते हैं, ऊष्मा से मतलब ऊष्मा देने पर जो टूटती है उसे कहते हैं ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे उसमें शोषी अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं एक अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देना। ये होती है आपके कौन सी अभिक्रिया? ये होती है विस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए लोहे की कील पर तांबे की प्रचमना की भाई फेरस है, फेरस कॉपर को भाई, ये कॉपर अलग होता है तो फेरस सल्फेट को अपने पास बुला लेता है और कॉपर को दूर लेता है। तो इससे क्या कहते हैं अपन भाई? फेरस कॉपर, फेरस सल्फेट बन जाता है, कॉपर अलग हो जाता है। तो ये बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्रियाशीलता श्रेणी क्या होता है? धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी का उपयोग करके यह निर्धारित किया जाता है कि कौन सा तत्व है जो किसको विस्थापित करेगा। इसलिए अपन क्रियाशीलता श्रेणी देखते हैं एक, ठीक है। क्रियाशीलता श्रेणी ये बोलती है कि भाई ये इसकी ज्यादा क्रियाशील है तो इसको, वो तो क्रियाशीलता पे फेरस की क्रियाशीलता ज्यादा है कॉपर से, इसलिए फेरस ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। फिर होती है अपने पास में द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो परिभाषा क्या है कि दो यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या भाई आपके पास में द्विविस्थापन अभिक्रिया? दो यौगिकों के अगर अपन आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया करवाते हैं। तो सोडियम सल्फेट है, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट बन गया एक तो, और ये क्या बन गया आपके पास में? NaCl नमक बन गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया? दोनों ही अणु आपस में दोनों ही विस्थापित करके इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड से क्या बनता है? बेरियम सल्फेट प्लस ये नमक बनता है, NaCl बनता है। फिर बेरियम सल्फेट क्या आता है? बेरियम सल्फेट के सफेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं जब एक अविलेय पदार्थ बनता है तो इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि अवक्षेप मतलब कि ऐसा कुछ जो नहीं दूसरे मिश्रण में अगर मिल नहीं पाता है और उसका एक अलग ही है ना, ऐसा अलग ही कूड़ा करकट बन जाता है, उसे कहते हैं अवक्षेपण। मतलब कि अवक्षेपण मतलब कि कुछ बुरा सेपन है, ठीक है। फिर उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या है? तो उपचयन अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का हटना। तो ऑक्सीजन उ मतलब कि उप मतलब कि जुड़ना, ठीक है। उप मतलब कि पास में आना, उप मतलब कि पास में आना, तो किसका? ऑक्सीजन का पास में आना और हाइड्रोजन का हटना, ठीक है। हाँ, तो ऑक्सीजन के आधार पर देखते हैं उपचयन कह सकते हैं इसको। और अपचयन लिया अपने पास में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हटना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना, ये दोनों हो तो ठीक है। अपचयन दोनों ही होने चाहिए। रेडॉक्स अभिक्रिया एक ही अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं, ठीक है भाई। तो मतलब कि अब अभिक्रिया में देखते हो कि ऑक्सीजन तो जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है इस प्रकार से, ठीक है। उदाहरण के लिए देखें तो मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ फेंक देते हैं 2Mg प्लस O2 तो MgO बन जाता है। तो इसमें आपके पास में ये हो गया, ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण हो गया, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना हो गया, तो उपचयन हो गया ये वाली। फिर देखो अपन देखते हैं दोनों ही केस में, मतलब कि जैसे रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मतलब कि जिस अभिक्रिया में आपके पास में अभिकारक में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं, उसमें क्या हो गया आपकी? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो जैसे यहाँ देख कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो ठीक है। तो आपको पता है कि भाई कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और हाइड्रोजन के साथ में क्या ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये क्या हो गया भाई? अपना उस उपचयन, ठीक है। तो इसमें ताप के द्वारा अपन ये करते हैं, कॉपर प्लस हाइड्रोजन जल बनता है ये, ठीक है।
तो ये बनती है आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखते हैं संक्षारण क्या होता है। तो जब कोई धातु आर्द्रता या अम्लीय वातावरण के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर एक कमजोर परत जम जाती है, ठीक है, जिससे धातु का नाश होने लगता है, ठीक है। आर्द्रता के कारण धातु का नाश, इसे संक्षारण कहते हैं। संक्षारण कारण क्या होता है? ऑक्सीजन का संपर्क होता है, ठीक है। अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा के कारण पानी धातु के साथ, ठीक है, और विद्युत अपघटन, धातु की सतह पर उपस्थित जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जैसे नमक, इसके कारण एक संक्षारण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। उदाहरण के लिए देखो, लोहे पर जंग लगना, ये क्या संक्षारण है, ठीक है। ऑक्सीजन के संपर्क और पानी के संपर्क में आती लोहे पर क्या होता है, तो ये भूरे रंग का आपका लाल रंग का आयरन ऑक्साइड जम जाता है। चांदी पर काली परत बनना, ये भी ऑक्सीजन होती है। चांदी की सतह पर वायु में उपस्थित जो सल्फर से प्रतिक्रिया के कारण काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनता है। तांबे पर हरी परत बनना, तो तांबे पर कार्बन डाइऑक्साइड और आर्द्रता के संपर्क में आने से हरे रंग की तांबे की कार्बोनेट परत बन जाती है। ये सब क्या संक्षारण का उदाहरण हो गया। संक्षारण के नुकसान क्या है? तो धातु की मजबूत कम हो जाती है, सौंदर्य कम हो जाता है, आर्थिक नुकसान होता है। संक्षारण बचाव क्या है भाई? एक तो अपन संसाधन संक्षारण वाले को यानी भाई काट लागणं बचावण्यार काही उपाय आपण पाहणे। एक अपकर्षक का यश लेपन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। यश लेपन कैसे कहते हैं? लोहे की वस्तुओं पर अपन क्या यश लेपन मतलब कि जस्ता की या जिंक या जस्ते की परत चढ़ाई जाती है जो लोहे को ऑक्सीजन और अपने आर्द्रता से बचाती है। दूसरा है कि विद्युत लेपन कर सकते हैं, कैसे कि धातु का की सतह पर एक और धातु की परत चढ़ाई जाती है, जिससे अपन देखो धातु की सतह है उनमें एक और धातु की परत चढ़ा दो, धातु परत का भाई उन्होंने विद्युत लेपन करना होता है। रंग या विपैन, रंग या पन से बचा जा सकता है, तेल और ग्रीस लेप कर भी अपने आधार पर संक्षारण बचा सको। फिर क्या हो गया आपके पास में? विक्रहित कंडिता, ठीक है, तो एनसीडीटी। जब वसा युक्त और तेलीय खाद्य पदार्थ वायु एवं ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो वे ऑक्सीकरण के कारण खराब हो जाते हैं। इससे उनके स्वाद और गंध में बदलाव आ जाता है। इसे कहते हैं विकृत कंदिता। विकृत कंदिता ऑक्सीजन का प्रभाव के कारण, ऑक्सीजन के कारण तेल और वसा ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे उनका स्वाद खराब हो जाता है। प्रकाश और तापमान, तेज प्रकाश और उच्च तापमान है जो विकृत कंदिता को बढ़ाते हैं। लंबे समय तक भंडारण, तो तेल खाद्य पदार्थ है जो कि अधिक समय तक खुले में रहने पर क्या खराब हो जाता है। विकृत कंदिता रोकने के प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करता है पर विकृत कंदिता रोकने के लिए, जैसे कि खाद्य पदार्थ बीएचए, जिसे क्या कहते हैं? ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, बीएचए, और बीएचटी ब्यूटिलेटेड आपके पास में हाइड्रोक्सी टोल्यून जैसे प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तन, जैसे कि एयर टाइट आपके पास में कंटेनर। वायुरोधी बर्तन में आप खाद्य सामग्री रखने से ऑक्सीजन का संपर्क कम हो जाता है, इसलिए आपके पास में ये विकृत गंध से बच जाते हैं। नाइट्रोजन गैस का उपयोग, जैसे आलू के चिप्स और नमकीन में ऑक्सीजन की जगह क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे विकृत गंध नहीं होती है। शीतलन क्या होती है? खाद्य सामग्री ठंडे स्थान पर रखते हुए गंध प्रकृति में आ जाती है। अब देखते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है। तो इसकी परिभाषा होती है वे अभिक्रियाएं जिन्हें सीमित दशाओं में दोनों दिशाओं में संचालित किया जा सकता है, उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे N2+3H2 से अपन 2NH3 बन सकते हैं, और 2NH3 को वापस ताप देने पर वो N2+3H2 में टूट जाती है, इसे कहते हैं उत्क्रमणीय, ठीक है भाई, NH3 बनना। फिर देखो ये संतुलित स्थिति तक पहुंच सकती है, ये अभिक्रिया की गति आगे और पीछे समान हो जाती है। लक्षण क्या है? दोनों दिशाओं होने वाली प्रक्रिया खुले बर्तन में सामान्यतः पूर्ण नहीं होती है। ये वाली उत्क्रमणीय विधि और संतुलन पर आप गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण संभव है, ठीक है। अब महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है? जैसे अमोनिया का निर्माण हैबर प्रक्रिया के द्वारा होता है। अमोनिया का निर्माण किससे होता है? हैबर प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है भाई। हैबर प्रक्रिया, हैबर अमोनिया, ठीक है। और ज्वलनशील गैसों का प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। फिर देखो अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया अभिक्रिया, ठीक है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हम लोग इसको ई रिवर्स किया जाता है, रिवर्स नहीं करते हैं उसे, ई रिवर्स कहते हैं, वो अनुत्क्रमणीय है। तो परिभाषा क्या है? वे अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में पूरी तरह से संचालित होते हैं उन्हें अनुत्क्रमणीय, ठीक है। एक ही दिशा में होते हैं अनुत्क्रमणीय, तो जैसे जिंक के साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड का जमाव, तो जिंक SO4 प्रोसेस टू, ठीक है। प्रतिक्रिया क्या पूर्ण हो जाती है और उत्पाद या फिर से अभिकारकों में परिवर्तित नहीं होते हैं, ठीक है। लक्षण क्या? केवल एक दिशा में होती है। ऊष्मा या ऊर्जा का मुक्त होना सामान्य है यहाँ पे, और प्रतिक्रिया के बारे में उत्पाद जो किस तरह रहते हैं। महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है? अम्ल और धातु की प्रतिक्रिया, नमक और पानी के निर्माण की प्रतिक्रिया। विद्युत अभिक्रिया की दर क्या होती है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया कितनी तेजी से होती है, इस अभिक्रिया को दर कहते हैं। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, जो कि अभिक्रिया में गर्मी निकलती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में गर्मी ली जाती है, उत्प्रेरक वे होते हैं जो कि अपने अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, कि स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं होते, उत्प्रेरक कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं की संख्या जो संरक्षित रहती है। स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री ये रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के मात्रात्मक संबंधों का तुलना कहते हैं स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया का वन ये अध्ययन करता है। अभ्यास प्रश्न देखो, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाए। साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, परत है, मैग्नीशियम को जलने से रोकते हैं, इसलिए जलने से पहले इसे साफ किया। मैग्नीशियम रिबन को साफ करने पर मैग्नीशियम का दान बहुत तीव्र हो जाता है, ये चमकदार सफेद प्रकाश देता है। और मैग्नीशियम का उपयोग इसमें फोटोग्राफी, फायरवर्क और सिग्नलिंग में किया जाता है। किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग हमें सफेदी के लिए करने के लिए होता है, तो एक का नाम क्या है इसके सूत्र लिखे, तो वो होता है आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड। इसका प्रयोग सफेद के लिए चूना कैल्शियम
हाइड्रोजन ऑक्साइड गैस है और H2 बना देता है। जब लोहे की कील को अपन कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है, ठीक है। तो बदल जाता है, PsO4 प्लस कॉपर बन जाता है लोहा। कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को स्थापित कर देता है कि अधिक क्रियाशील है। इस प्रक्रिया लोहे की कील पर कॉपर जम जाता है, ठीक है। और विलेन में आयरन सल्फेट बनता है, ठीक है। आयरन सल्फेट का रंग है जो कि हरा होता है, जिसके कारण विलेन का रंग है जो कि नीले से हरे में बदल जाता है, ठीक है। PsO4 से CuSO4 में, ठीक है। इसमें हरा रंग बदल जाता है नीले से। हमें नीचे दी गई अभिक्रिया समन्वय के 2PbO प्लस C, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में शीशा है जो कि क्या हो रही है भाई, आपके पास में ऑक्सीजन का अलग होना उपचयित हो रहा है, सही है। कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि क्या हो रहा है भाई, उपचयित हो रहा है, सही बात है। एयर भी दोनों है, ठीक है। अब है कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन उपचयित हो रहा है, ये सही बात है, ठीक है। तो आपके पास में क्या होगा भाई, लेड ऑक्साइड है जो कि, चलो ठीक है, देखो लेड ऑक्साइड तो हो रहा है उपचयित, ठीक है। तो आपका C और D सही है इसमें, फर्स्ट ए और बी सही है, चलो ठीक है। ए और बी, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो इससे बनता है ना उसका अभिकार को अपन देखते हैं, ठीक है। हिसाब से तो कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित, क्योंकि ऑक्सीजन को हटाया जा रहा है और क्योंकि इसी से निकले गए ऑक्सीजन को मौलिक कार्बन में जोड़ा जाता है, ठीक है। अब Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस 2Fa, ठीक है। तो ये कैसे है आपके पास में, इसमें आपके पास में ऑक्सीजन इसके साथ मिला तो ये क्या आ गया आपके पास में, विस्थापन अभिक्रिया होगी, ठीक है, ना कि विस्थापन। इसमें एक धातु दूसरे धातु Fe को, एल्यूमिनियम है जो कि दूसरी धातु Fe को प्रतिस्थापित कर रही है, ठीक है। ये तत्व दूसरे तत्व के स्थान पर विस्थापन अभिक्रिया निम्नलिखित तत्वों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करना संतुलन कैसे कर, देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है, ठीक है। 3H2 प्लस N2 बराबर NH3 और हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फाइड गैसों का वायु में ध्यान होने पर क्या भाई, ये जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो देखो 2H2S बराबर प्लस 3O2 बनता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट 2H2S प्लस 3O2 है जो H2O प्लस SO2 मध्य एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ में बिक्रिया करके जो बेरियम क्लोराइड है वो एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का शेप देता है। तो ये रहा 3BCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ 2Al2 से AlCl3 बना देंगे। एल्यूमिनियम पर 3 होता है, BsSO4 SO4 पर 2 होता है और Bl बेरियम पर 2 होता है, ठीक है। ये संतुलन पोटेशियम धातु जल के साथ में बिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है आपके पास में हाइड्रोजन गैस देती है, बिल्कुल है, ठीक है भाई। तो ये KOH पहला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दे दी प्लस गैस दे दी, HNO3 Ca के साथ में बिक्रिया CaOH2 के साथ में तो Ca कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O बनाती है। संतुलित समीकरण यही होगी आपके पास में CaNO3 का वोल्टेज और CaOH2 का वोल्टेज 2NH3 बना दिया, ठीक है भाई। इसने 2H2 बना दिया, संतुलित समीकरण बन कर सकते हैं इससे। इनमें की अभिक्रियाओं के लिए आपके पास में संतुलित रासायनिक समीकरण का उपयोग करना है, ठीक है। अपने पास में तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम, ये समीकरण संतुलित आप बना देना सारे के सारे। पिलोया को इस तरह पहन के होते हैं तेल एवं शादी का। अब ये पढ़ते हैं पिलोया को इस तरह पहन के होते हैं खाद्य वस्तु। नाइट्रोजन प्रभावित क्या होता है कि नाइट्रोजन क्रिया गैस है उनकी ताजगी होता है, नाइट्रोजन की गैस है ऑक्सीजन के मुकाबले ये रासायनिक क्रिया में कम सक्रिय, ठीक है। अब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रासायनिक खाद्य पदार्थ में ऑक्सीजन की प्रकृति में वजह से उनके स्वाद और गंध में बदलाव नहीं होता है। नाइट्रोजन से खाद्य पदार्थों की सेल पर लाइफ बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पास में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इस प्रक्रिया को अपन नाइट्रोजन फ्लशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को, नाइट्रोजन फ्लशिंग कहते हैं। जो अपन जो खाद्य पदार्थ लंबे समय तक ताजा रखते हैं ना उसे कहते हैं नाइट्रोजन फ्लशिंग। यह प्रक्रिया खाद्य पदार्थों में आपके रासायनिक और रासायनिक परिवर्तनों को नियंत्रित करने में मदद करती है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो जल के क्वथनों पर जल वाष्प का बनना है, सब है। द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन है जो कि ये नहीं है, ठीक है। ये देखते भौतिक परिवर्तन पदार्थ का रूप या अवस्था नहीं बदलती लेकिन उसके रासायनिक संरचना में परिवर्तन नियंत्रण ठीक है। भौतिक स्वरूप बदलता है। दहन क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन। दहन जब भी कोई जल रहा जाए कोई चीज का, कोई चीज जल जाती है तो वो क्या हमेशा हमेशा वो रासायनिक परिवर्तन होती है जिससे रासायनिक संरचना बदलती है और नई उत्पाद बनते हैं दहन से। अन्य सभी विकल्पों में केवल अवस्था परिवर्तन होता है, रासायनिक संरचना नहीं बदलती है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन है जो कि पुनः परिवर्तनीय होते हैं, रिवर्सिबल कह सकते हैं इसको। और रासायनिक परिवर्तन अपरिवर्तनीय होते हैं, ऊर्जा का उत्सर्जन या फिर उत्सर्जन होता है, किसमें रासायनिक परिवर्तन में होता है, ठीक है भाई। तो ऊर्जा का उत्सर्जन है वैसे बताया कि जलन के समय वो होती है। अब देखो दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की, तो 4NH3 प्लस 5O2 तो 4NO प्लस 6H2O, ठीक है। तो ये सब होती है आपके पास में, ठीक है। तो आपके पास में कैसे प्रतिस्थापन है ऐसे हैं जिन्हें आप बता सकते हो, ठीक है। इस पर देख कर 1 और 3 है ये तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कह सकते हो, प्रतिस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स भी कह सकते हैं, ठीक है भाई। तो देखो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो ऐसी अभिक्रिया में O2 गैस ने NH3 से हाइड्रोजन को हटाकर H2O को और N2 अणु का निर्माण किया है, ठीक है। हाइड्रोजन का विस्थापन होने के कारण प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। उपचयन अपचयन क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों, ठीक है।
भी अभिक्रिया में आप देख सकते हो, ये कर सकते हो। ये देखो, पी का ऑक्सीजन जल का ऑक्सीकरण एजेंट, ठीक है। एक ऑक्सीकरण एजेंट वो होता है जो अन्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करता है और स्वयं अपचयित होता है। यहाँ पर H2O है जो कि आयरन का ऑक्सीकरण कर रहा है और H2 में बदल रहा है, ठीक है भाई। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अपने पास में आता है निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम है जो कि ऊष्माक्षेपी है। तो बिना बुझे चूने के साथ में जल की अभिक्रिया है जो कि एक अम्ल का अनुकरण करता है, ठीक है। और ये है आपके पास में। नेक्स्ट आपके पास में आ गया कि कपूर पिस्टलों का उर्ध्वपातन हो गया। फिर आपके पास में हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं उनके पास में ऊष्मा शेपी प्रक्रम क्या होते हैं। वे प्रक्रम जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्मा शेपी, ठीक है। वे प्रक्रम जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं ऊष्मा शेपी। बिना बुझे चुगना, जैसे कि CO उनके जल के अभिक्रिया में अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। और अम्ल का तनुकरण करते समय भी ऊष्मा निकलती है। जल का वाष्पीकरण और कपूर का उर्ध्वपातन होता है, ठीक है। ये ऊष्मा शोषी अभिक्रम प्रक्रम है क्योंकि इनमें ऊष्मा का शोषण होता है, ठीक है। अब तक देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हमेशा तापमान में वृद्धि करती है, ऊष्माक्षेपी मतलब त्याग करके। और ये क्या है, तापमान में कमी लाती है क्योंकि ऊर्जा का अवशोषण करती है, तापमान में कमी करती है ऊष्माशोषी, ठीक है भाई। और जल के विद्युत अपघटन में वही हाइड्रोजन और इसमें एक मोलर का अनुपात क्या था, मोलर का अनुपात 2:1, ठीक है। जल H2O का विद्युत अपघटन करने पर 2H2 बराबर 2H2 रूट बनता है। तो अनुपात क्या आ गया अपने पास में 2:1, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 25 मिनट जल युक्त ऊष्माक्षेपी प्रक्रम के दिन में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी NaOH और निर्जल या फिर कॉपर सल्फेट और जल के साथ में विक्रिया करने पर आपको ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे ताप बनता है। ऊष्मा शोषी प्रक्रम जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, जैसे कि NaCl का जल में घुलना एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। इसमें ताप में कमी आती है। अम्लीय पर मैग्नेट के भाई आपके पास में विलयन युक्त एक बीकर में आकर फेरस सल्फेट का तनु विलयन धीरे धीरे मिलाया जाता है। हल्के जामुनी रंग का विलयन क्षीण होता जाता है, अंततः रंग विलुप्त हो जाता है। इसे क्या कहते हैं अपन क्या भाई, अम्लीय पर मैग्नेट का या कैमेनोफॉर एक ऑक्सीकरण का ये FePS4 को ऑक्सीकृत करता है। कीमोनोफोर एक ऑक्सीकारक है और ये फेरस सल्फेट को ऑक्सीकृत करता है। अभिक्रिया के दौरान फेरस आयन है Fe2 प्लस फेरिक आयन में बदल जाते हैं, ठीक है। और KMnO4 का रंग हल्का होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड होती है AgCl3, इसके उद्भासन में ऑसिलेटी क्या हो जाता है, ये हो जाता है इसलिए इसलिए अपन ये सिल्वर क्लोराइड के अपकरण पर सिल्वर बनने पर हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं ठोस कैल्शियम ऑक्साइड के जल के साथ में तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, तथा साथ में उष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने को बुझाना कहते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया आपके पास में 2 और 3। तो इसका मतलब हो गया आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसमें pH 7 से अधिक होगी इसकी। और यह क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन क्षारीय होता है, इसलिए pH 7 से अधिक होती है, ठीक है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गई है, ठीक है। ऊष्माशोषी प्रक्रम क्या है भाई, तो ऊष्माशोषी प्रक्रम वे होते हैं जिनमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, यानी ये प्रक्रम ऊष्मा लेते हैं। शुष्क बर्फ या तो ड्राई आइस का उर्ध्वपातन होता है। तो शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, CO2 को। ये ठोस अवस्था सीधे गैस में बदल, इस प्रक्रम में ऊष्मा का अवशोषण होता है। जल का वाष्पीकरण क्या है, जल के वाष्प में बदलने के लिए ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम क्या होता है, वे प्रक्रम जिनमें ऊष्मा निकलती है। तो सल्फिर अम्ल का तनुकरण होता है, अम्ल को पानी में गिराने से आपके पास में ऊष्मा उत्पन्न होती है। जल वाष्प का संग्रहण क्या है, जल वाष्प का संग्रहण करने से ऊष्मा निकलती है। जलीय पोटेशियम आयोडाइड तथा जलीय लेड नाइट्रेट के मध्य विस्थापन अभिक्रिया में लेड आयोडाइड का पिलाव से बनता है। इस प्रक्रिया को करते समय यदि लेड नाइट्रेट उपलब्ध न हो तो वन मिली में से किसी लेड नाइट्रेट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या जाता है, लेड स्टेट को लेड नाइट्रेट की जगह लेड स्टेट का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह जलीय विलयन मैग्नीशियम से होता है, ठीक है। B2+ आयन प्रदान करता है। लेड सल्फेट अविलय है। थोड़ा तेल गर्म होने के लंबे समय तक ये बाहर निकलेंगे अपन। रासायनिक अभिक्रिया होती है नहीं होती है, 2s2 ऐसे होती है। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन अपने पास में, जुगनू रात में क्या चमकते हैं। तो जुगनू जिन्हें अंग्रेज में अपन कहते हैं फायरफ्लाई, ठीक है। ये रात में चमकते हैं। चमकने की प्रक्रिया आपके बायोल्यूमिनेसेंस कहलाती है। रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है इसमें, तो जुगनू के पेट में एब्डोमेन में विशेष कोशिकाएं होती है जहाँ ल्यूसीफेरिन नामक ये रसायन और ल्यूसीफेरेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीजन ATP और मैग्नीशियम आयन की प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। इससे आपका जुगनू रात में रहता है। इस प्रक्रिया से आपका प्रकाश उत्पन्न होता है और कोल्ड लाइट कहा जाता है क्योंकि इसमें गर्मी उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है। तो कोल्ड लाइट होती है, ठीक है। प्रजनन उद्देश्यों के लिए चमक क्या आते हैं, तो नर जुगनू चमक का उपयोग मादा जुगनू को आकर्षित करने के लिए करते हैं और उनकी प्रजनन क्रिया का एक हिस्सा है। प्रत्येक परिस्थिति यह है कि प्रकाश का रंग जुगनू का प्रकाश आमतौर पर पीले रंग, हरे या फिर लाल रंग का होता है। उपयोग क्या होता है, जुगनू का चमकना मुख्य रूप से प्रजनन संकेत और शिकारी से बचाव के लिए होता है। प्रकाश का उत्सर्जन क्या होता है, तो यह प्रकाश उत्सर्जन की एक उत्तक प्रक्रिया है। इसे माइटोकॉन्ड्रिया और पेरिक्सोसोम
नामक कोशिकीय संरचनाओं द्वारा नियंत्रित किया सल्फर प्रक्रिया है। तो जुगनू की चमक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या आवश्यकता होती है, इसलिए एक एरोबिक प्रतिक्रिया है। जुगनू का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपके पास में है लैम्प्रिस नोक्टिलुका। अब देखते हैं निम्न कौन से भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन है, तो पेट्रोल का वाष्पीकरण होता है, एलपीजी का दहन होना, ये सब क्या हो गया आपके पास में, तो इसका भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, पेट्रोल का वाष्पीकरण या फिर एलपीजी का दहन होना। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, तो ये आपके पास में रासायनिक परिवर्तन, आयरन की छड़ को रक्त तप्त अवस्था तक गर्म करना, भौतिक परिवर्तन, दूध का अधिक बनना, रासायनिक तो अमोनियम क्लोराइड का उर्ध्वपातन करना। ठीक है, उर्ध्वपातन करना इसको क्या आगे भाई, ये भौतिक परिवर्तन। फिर देखो कैल्शियम ऑक्साइड जो सीमेंट में प्रयोग होता है और हड्डियों में भी उपस्थित होता है, कौन होता है, वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जो सीमेंट उद्योग में प्रयोग किया जाता है और हड्डियों में भी उपस्थित होता है। रासायनिक अभिक्रिया तो कैल्शियम ऑक्साइड और जल जो कि CO+H2O कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का विलयन क्षारीय होता है, इसलिए यह लाल इसको नीला कर देता है। ठीक है, लाल रंग परीक्षण में क्या ये नीला कर देता है। ठीक है, लाल को नीला, नीले को लाल का सार करता है, और लाल को नीला करता है, वो क्या आ गया भाई, मतलब ये हो गया सार हो गया। ठीक है, और नीले को जो लाल करे वो अम्ल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एक अपने पास में सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतलों में भंडारित किया जाता है, क्योंकि ये है कि प्रकाश की अपघटनीय प्रतिक्रिया होती है। तो सिल्वर क्लोराइड एक ऐसा प्रकाश संश्लेषक यौगिक है, सूर्य के प्रकाश में आने पर अपघटित होकर सिल्वर और क्लोराइड गैस में बदल जाता है। इस कारण इसे प्रकाश से बचाने के लिए गहरे रंग की बोतलों में रखा जाता है। रंग परिवर्तन के यहाँ पे आपके पास में तो सिल्वर क्लोराइड सफेद रंग का होता है, लेकिन प्रकाश के संपर्क में आने पर यह काला हो जाता है, और क्योंकि इसमें सिल्वर धातु बनती है, तो यह रंग परिवर्तन इसके अपघटन का संकेत है। गहरे रंग की बोतलों में तो गहरे रंग की बोतलें भूरी या काली प्रकाश के प्रवेश को रोकती हैं। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश से बचाते हैं, इससे इसका अपघटन नहीं होता है और ये यौगिक की स्थिरता बनी रहती है। अब जिंक है जो कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्लों के साथ में बिक्रिया करते हैं पर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, जबकि कॉपर नहीं। क्या जिंक और कॉपर दोनों ही धातु है, लेकिन इनकी रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। जिंक है जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ में बिक्रिया कर H2 उत्पन्न करता है, जबकि कॉपर ऐसा नहीं करता। कारण है कि रेडॉक्स बिक्रिया। जिंक एक सक्रिय धातु है जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हाइड्रोक्स बिक्रिया करता है। जिंक अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और Zn2+ आयन में बदलता है, लेकिन जबकि हाइड्रोजन अपने प्राप्त इलेक्ट्रॉन लेकर के अब H2 गैस में बदल जाते हैं। जैसे Zn+2H2 है तो Zn+Cl2 बन जाता है और ये प्लस H2 बन जाता है। ठीक है, इस पर क्या हमें हाइड्रोजन गैस है जो कि आपकी उत्पन्न होती है। ठीक है, Zn+HCl में। फिर कॉपर की प्रतिक्रिया, कॉपर एक अपेक्षाकृत कम सक्रिय धातु है, इसलिए यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में बिक्री नहीं करता। कॉपर के पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती है हाइड्रोजन आयनों के लिए, इसलिए रक्त बहुत कम सक्रिय होता है। कुछ दिनों तक खुला रखने पर चांदी की वस्तु काली हो जाती है। क्या कुछ दिन उस पर सिल्वर काली हो जाती है। क्या वहाँ मौजूद जो सल्फ्यूरिक पदार्थों के संपर्क में आती है, रासायनिक परिवर्तन होता है। सल्फर चांदी के साथ में होकर चांदी सल्फाइड Ag2S बनाती है। सल्फाइड की वजह से चांदी वस्तु काली दिखाई देती है। फिर क्या है, चांदी के तत्व बाहरी सतह पर होता है और इसका मुख्य कारण वातावरण में मौजूद सल्फर है। काले पदार्थ का नाम दी देते Ag2S ऐसे के सिल्वर सल्फाइड के गैस परमाणु स्टोरेज पर प्रदर्शन होता है, इसलिए। ठीक है, फिर देखो आपके पास में क्या होता है, जब एक टुकड़ा मतलब एक जिंक धातु का कॉपर सल्फेट विलियम तो जिंक के साथ कॉपर सल्फेट कॉपर प्लस जिंक जने से और एल्यूमिनियम धातु का तनु हाइड्रोक्लोराइड होता है, तो AlCl3+3H2 सिल्वर धातु का कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाए तो Ag+Cu से अशुभ हो रहा है, तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं। क्या, क्योंकि सिल्वर धातु जो विद्युत रासायनिक श्रृंखला में कॉपर से नीचे स्थित है, ये कम क्रियाशील है। ठीक है, तो इसलिए आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, सिल्वर अकेले इसको नहीं हटा सकते, कॉपर से अलग नहीं कर सकते किसी धातु को। ठीक है, फिर कहता है क्या होता है जब दानेदार जिंक को एस्ट्रोसोफार की है ना उपस्थिति के तनु विलयन का विकृत, तो यदि आपकी संपन्न होती है तो रासायनिक में वृद्धि दे तो एस्ट्रोसो के साथ में क्या दी जाती है, एस्ट्रोसोफार प्लस H2 HCl में कहते हैं H2 और ये सब हो गया। ठीक है, ये हो गया NaOH। ठीक है, सोडियम सल्फाइड के जलीय विलयन में एक बूंद बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर श्वेत अवशय प्राप्त संबंधित प्रक्रिया अभिक्रिया की जो संतुलित रासायनिक समीकरण आपको लिखनी है। देखो जब सोडियम सल्फाइड Na2SO3 है, इसको बेरियम क्लोराइड BaCl2 के जलीय विलयन को मिलाया जाता है, उसमें तब से बेरियम सल्फाइड BaSO4 बनता है। अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण निम्नलिखित है। Na2SO3 प्लस ये हो गया आपके पास में इस तरह से। ठीक है, फिर देखो ये एक अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है जिसमें Barium2+ सोडियम Na+ है जो कि विस्थापित करता है, इसका बेरियम सल्फेट उत्पन्न होता है। इस अवक्षेपण अभिक्रिया ने कौन सा विस्थापन अभिक्रिया नाम देते हैं या फिर विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। दो यौगिक के आयन आपस में बदलते हैं और एक अवक्षेप उत्पन्न होता है। इसे अवक्षेपण अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक ठोस अवक्षेप
फिर बेरियम सल्फेट है जो कि उत्पन्न होता है। अब अभिक्रिया मिश्रण में तनु हाइड्रोक्लोरिक मिटाने पर आपके श्वेत अवशेष विलुप्त हो जाता है। या बेरियम सल्फाइड BSF विलुप्त हो जाता है। इसके कारण यह है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मौजूद क्लोराइड आयन और Ba2+ से प्रतिस्पर्धा करते हैं बेरियम सल्फेट का और शेप है जो बेरियम क्लोराइड यह प्रक्रिया इस प्रकार होती है। अगला देखते हैं अपने पास चैप्टर है अम्ल क्षारक एवं लवण देखते हैं। ठीक है, अम्ल क्या होता है? एसिड कहते हैं अंग्रेजी में अपन अम्ल को। ठीक है, और एसिड से बना है खट्टा अम्ल पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल पानी में घुलने पर H+ हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है जिससे पानी की pH है जो कि कम हो जाती है। ठीक है, अम्ल H+ आयन देते हैं पानी में घुलने पर जिससे क्या होता है H+ आयन है कम हो जाती है। इसी कारण क्या होता है पानी की pH अम्ल में जो कि सांस से कम होती है। अम्ल एक गुण क्या होते हैं? भौतिक गुण होते हैं स्वाद में खट्टे नीले लिटमस पेपर पर नीले को लाल जो परिणामी करता है वो लाल करता है तो कौन अम्ल? लाल अम्ल। ठीक है, देखो जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करते हैं और जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं क्योंकि इनमें आयन होते हैं। रासायनिक गुण देखो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? तो अम्ल धातु के साथ में प्रतिक्रिया करते हुए H2 गैस या हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करते हैं। Zn+2HCl बराबर ZnCl2 + H2 गैस अम्ल धातु कार्बोनाइड जैसे कि CH3 या फिर हाइड्रोजन कार्बोनाइड के साथ प्रतिक्रिया करके CO2 गैस का निर्माण करते हैं। ठीक है, CaSO3+2H2 तो यहाँ पे H+ आयन देते हैं जल में तो इससे क्या है उसके तो आपके पास pH मान कम कर देते हैं। अम्ल धातु ऑक्साइड। ठीक है, अम्ल धातु ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय प्रतिक्रिया होती है जैसे ZnO के साथ प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, जैसे ZnO+HCl ZnCl2+ आपके पास में H2। ठीक है, तो ये बनाते हैं लवण और जल बनाते हैं। फिर फलों में पाए जाने वाले अम्ल देखते हैं। नींबू संतरा और मौसमी में क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। अंगूर और इमली में टार्ट्रिक अम्ल। सेब में कौन सा पाया जाता है? सेब में मेला हो जा रहा है। अंगूर में टार्ट्रिक और नींबू संतरा इसमें साइट्रिक। अनानास में कौन सा? अनानास में मैलिक अम्ल। सेब में मैलिक। ठीक है, मैलिक। और अमरूद में कौन सा? अमरूद और जैलिक। खट्टे फल में एस्कॉर्बिक अम्ल जैसे विटामिन सी का है। अन्य पदार्थों में पाए जाने वाले दही में लैक्टिक, दूध में लैक्टिक अम्ल, सिरका में एसिटिक। कॉफी में क्या? क्लोरोजेनिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक पाया जाता है। लहसुन में एलिसिन पाया जाता है। लहसुन एलिसिन एलिसिन लहसुन आएगी। ठीक है, नाम ही दो आप पता चल जाए। प्याज में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जो प्याज सल्फर होता है। चाय में कौन सा होता है? टैनिक एसिड होता है। चींटी के डंक में मेथनॉइक होता है और नाइट्रोल के डंक में भी डंक ऑफ मेथनॉइक हो गया। ठीक है, फिर देखो आपके पास अम्लों के प्रकार तो प्रबल अम्ल क्या होता है? ये अम्ल जो जल में पूर्ण आयनित होते हैं पूर्णतः आयनित हो जाते हैं क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। आपके पास में गया सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है अपने पास में कि भाई सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल HNO3। ठीक भाई, ये हाइड्रोब्रोमिक अम्ल ये सब क्या था? आपके पास प्रबल अम्ल तो क्या पूर्णतः आयनित होते हैं। प्रबल अम्ल में जो H+ का त्याग करने की उच्च क्षमता होती है। ठीक है, H+ आसानी से त्याग हो जाता है इसे प्रबल अम्ल कहते हैं। ये अम्ल अपने अणुओं के टूटने से आपके आयन में बदल जाते हैं। ठीक है, जैसे ये अपने अणुओं के टूटने से आयन में बदल जाती है वाले अणु और जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं इसलिए क्या होता है? pH मान बहुत कम हो जाता है। प्रबल अम्ल का pH मान 0 से 3 के बीच में होता है क्योंकि जल में अधिक आयन उत्पन्न करते हैं। दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो कि जल में पूर्ण आयनित नहीं होते बल्कि आंशिक रूप से आयनित होते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल हो गया, फॉर्मिक अम्ल हो गया आपके पास में, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। ये क्या भाई आपके पास में दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक है, और दुर्बल अम्ल में H+ आयन का पूर्ण त्याग नहीं इसलिए आंशिक रूप से आयनित होते हैं। प्रबल अम्ल का pH मान है जो कि प्रबल अम्ल से अधिक होता है 4 से 6 क्योंकि इनका आयनीकरण कम होता है। सांद्र अम्ल देखो, सांद्र अम्ल वह अम्ल होते हैं जिसमें अम्ल की अधिक मात्रा होती है और पानी की कम मात्रा। अम्ल की अधिक मात्रा और पानी की कम मात्रा से क्या कहते हैं अपन? सांद्र मात्रा अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब H2SO4 और सल्फ्यूरिक अम्ल को जब सांद्र किया जाता है तो यह अधिक तीव्र होता है। अब तनु अम्ल देखते हैं। ठीक है, तनु अम्ल वह अम्ल होते हैं जिसमें आपके अम्ल की कम मात्रा और पानी की अधिक मात्रा होती है इसे कहते हैं तनु अम्ल। उदाहरण के लिए जब HCl का पानी में घोल तैयार किया जाता है तो वह तनु होता है। ठीक है, फिर देखते हैं अब देखते हैं क्षारक। ठीक है, तो क्षारक के अंदर वे पदार्थ जो जिसका स्वाद कड़वा होता है फर्श स्पर्श करने पर वो साबुन जैसे लगते हैं। स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं से साबुन साबुन से क्षारक। और यहाँ पे स्वाद हो गया कड़वा वो चयन देते हैं जल में उन्हें क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। उदाहरण के लिए आपके पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब क्षारक के गुण के आगे तो भौतिक गुण देते हैं। स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, OH- आयन उत्पन्न करते हैं, जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रभाव नहीं करते हैं और जल में घुलनशील आपके क्षारक को क्षार कहते हैं। फिर देखते हैं अपने पास में है जल में जो घुलनशील क्षारक होता है ना उसको कहते हैं अपन क्षार। क्षारक अलग होते हैं और क्षार अलग होते हैं। क्षार कौन? जल में घुलनशील जो क्षारक होते हैं उसे कहते हैं क्षार। ठीक है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते हैं कौन? ये जो अपने पास में क्षार होते हैं। ठीक है, जलीय विलयन विद्युत धारा का OH- आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, लाल इसमें इसका नीला कर देते हैं।
रासायनिक गुण है कि क्षार धातु के साथ में अभिक्रिया करके H2 गैस देते हैं, ठीक है। तो उदाहरण के लिए NaOH प्लस Zn है जो कि Na2 प्लस Zn2 प्लस H2, ठीक है। तो ये प्रतिक्रिया हाइड्रोजन गैस छोड़ती है। क्षार अम्लीय ऑक्साइड है जो कि आपके पास में धातु ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। और उदाहरण के लिए NaOH प्लस CO2 N2CO3 प्लस H2O बनाती है, ठीक है। ये हम बताया CO3 पर ऊपर 2 होता है और NaH पर प्लस होता है, तो ये Na2CO3 बनता है। तो अब गंधीय सूचक क्या था? गंधीय सूचक ऐसे पदार्थ जो किसी भी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या फिर गंध अम्लीय या फिर क्षारीय माध्यम में बदल जाता है, जिससे अम्ल और क्षार की पहचान की जाती है। देखो, गंधीय सूचक वह पदार्थ जो विलयन में अम्ल या फिर क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं, जैसे रंग या फिर गंध अम्लीय या फिर क्षारीय माध्यम में बदल जाता है, उसे अम्ल और क्षार की पहचान की जाती है। अब सूचक के प्रकार देखते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक सूचक, तो वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं उन्हें अपन प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। जैसे लिटमस हो गया, लाल पत्ता गोभी रस हो गया। प्राकृतिक सूचक कौन कौन से? देखो, प्राकृतिक स्रोतों से अपन को प्राप्त होते हैं प्राकृतिक सूचक, जैसे कि लिटमस, लाल पत्ता गोभी का रस से अपन इनका करते हैं, हल्दी, हाइड्रेंजिया के फूल का रस, ये सब क्या आपके पास है प्राकृतिक सूचक अम्ल और क्षार के, ठीक है। हाइड्रेंजिया के फूल का रस हो गया, लाल पत्ता गोभी रस हो गया, हल्दी हो गई, लिटमस, ठीक है। अब लिटमस क्या होता है? तो लिटमस एक प्रसिद्ध प्राकृतिक सूचक है जो लाइकेन मतलब कि शैवाल से प्राप्त होता है। कौन होता है? लिटमस, शैवाल से, लाइकेन या फिर लिटमस लाइकेन से लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस पत्र जो कागज की पट्टियों के रूप होता है, जो 2 रंगों में आते हैं। ये लाल लिटमस पत्र जो अम्लीय होता है उनमें अगर लाल हो जाता है, और नीला क्या करता है आपके पास में सारे वातावरण में नीला हो जाता है। ये 2 कलर में 2 पट्टियों में आता है, ठीक है। और 2 रंगों में आता है। फिर देखो हल्दी, हल्दी एक पीला रंग का प्राकृतिक सूचक है। अम्लीय वातावरण में हल्दी का रंग नहीं बदलता है, लेकिन सारे कोई भी अम्लीय वातावरण है, फिर मान लो कि आयरन नींबू पे डाल देगा आप, कैसे रहेगी? हल्दी पीला रंग रहेगा। लेकिन जैसे कोई क्षारीय मतलब कि साबुन वगैरह अल्कलाइन से आप देगा तो इसका रंग पूरा लाल हो जाता है, आपको बताइए, ठीक है। और मैं तो बताती है कि हल्दी का रंग परिवर्तन है जो कि क्षारीय के संपर्क में आता है, और साबुन में इसका प्रयोग भी इसी कारण होता है, ठीक है। और साबुन में इसका प्रयोग भी इसी कारण से होता है। फिर देते हैं संश्लेषित सूचक, ठीक है। देखो, सिंथेटिक इंटीग्रेटेड ये भी सूचक होते हैं जो रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं संश्लेषित सूचक। मेथिल ऑरेंज हो गया और फिनोल्फथालीन हो गया, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? अपन संश्लेषित सूचक। इनका उपयोग है जैसे संश्लेषित सूचक, ये सूचक जो रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं। रासायनिक पदार्थों में बनाया करेंगे हमें कई और अम्ल और क्षारीय जांच के वास्ते ये तो मेथिल ऑरेंज बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है? फिनोल्फथालीन, ठीक है। फिनोल्फथालीन और रासायनिक रासायन ये मेथिल ऑरेंज, ठीक है। ये रासायनिक हो गया आपके पास में, ठीक है। मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन। फिर इनका उपयोग अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए मेथिल ऑरेंज का रंग है जो कि अम्लीय और क्षारीय इलावस्था बदलता है। फिनोल्फथालीन का रंग है जो कि अम्लीय निराकार और क्षारीय गुलाबी में बदलता है। गंधीय सूचक है जो कि ऑल्फैक्टरी या इंडिकेटर्स, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या फिर क्षारीय वातावरण में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं गंधीय सूचक, ठीक है भाई। जैसे प्याज हो गया, लौंग हो गया और तेल हो गया, ठीक है। तो इनकी क्षारीय वातावरण में इनकी गंध बदल जाती है, इसे क्या कहते हैं अपन भाई? ऑनियन, क्लोव, लौंग और तेल, ठीक है। तो इनकी गंध अम्लीय और क्षारीय वातावरण में अलग अलग होती है, जिससे इनका उपयोग सूचक के रूप में किया जाता है। जैसे गंधीय सूचक प्याज, लौंग और तेल का। अब सार्वत्रिक सूचक क्या है? ये एक मिश्रण होता है जिसमें विभिन्न रसायनों का संयोजन होता है, इसे कहते हैं सार्वत्रिक सूचक। तो यह एक सूचक पीएच के आधार पर रंग परिवर्तन द्वारा ये बताता है कि पदार्थ अम्लीय या फिर क्षारीय। यह सूचक पीएच के पूरे रेंज को कवर करता है, इसे सार्वत्रिक सूचक कहा जाता है। लवण क्या होता है? लवण एक रासायनिक यौगिक है जो धातु और अम्ल की प्रतिक्रिया से बनता है, ठीक है। धातु और अम्ल की प्रतिक्रिया से क्या बनता है आपका? धातु प्लस अम्ल, ये बनता है लवण के। धातु क्या दर्शाते हैं? क्षारीय धातु है क्या भाई? क्षारीय प्रकृति दर्शाती है। अम्ल क्या बनाती है आपके पास? अम्लीय। धातु प्लस अम्ल से क्या बनता है आपके पास में? लवण बनते हैं, जिसमें इसमें आपके हाइड्रोजन आयन का तो क्या होता है? विस्थापन होता है, और एक हाइड्रोजन गैस के रूप में ये गैस बनती है, ठीक है। फिर एक लवण के गुण क्या? लवण ठोस अवस्था में होता है, समाहित लवण उदासीन ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है। लवणों के जलीय विलयन देखो विद्युत के सूचक होते हैं, ठीक है। और लवण जलीय विलयन में विद्युत का संचार करते हैं क्योंकि इसमें आयन होते हैं, ठीक है। लवण जलीय विलयन के रूप में है तो वो अब क्या भाई? विद्युत का संचार करते हैं, ठीक है। विद्युत के संचालक होता है लवण के जलीय विलयन, ठीक है। अब सामान्य लवण क्या है? जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड भोजन में उपयोगी, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा के रूप में ये भी लवणीय है। और CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो चूने का पानी होता है, ये भी लवणीय है आपके पास में। अब यौगिक नाम देते हैं देखो, H2SO और सल्फ्यूरिक अम्ल है जो कि बैट्रिक एसिड आता है, उसे क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। कास्टिक सोडा क्या होता है? सोडियम आपके हाइड्रोक्साइड हो गया जो कि कास्टिक सोडा कहलाता है, NaOH, ठीक है। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। CaC3 कैल्शियम कार्बोनेट जो कि आपको चूना पत्र है, पॉप टेस्ट, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करने पर एक जलती हुई मोमबत्ती के पास में एक परख नली में हाइड्रोजन गैस लाकर अपन पॉप की आवाज सुनाई देती है। ये हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाता है। देखो, अम्ल और क्षार की धातु के साथ में अभिक्रिया, ठीक है।
तो अम्ल प्लस धातु, ठीक है, ये अम्ल प्लस धातु दोनों मिलकर लवण प्लस हाइड्रोजन बनाती है, ZnCl2 प्लस H2। मैं तो बताते हैं कि इसमें हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। फिर ये क्षारक प्लस धातु, देखो अम्ल प्लस धातु मिलता है तो क्या लवण प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं, और क्षारक प्लस धातु मिलता है तो क्या बनाते हैं, लवण प्लस हाइड्रोजन। कैसे देखते हैं, तो देखो अम्ल हो गया, ठीक है, NaOH प्लस ZnO2 और पास में Na2ZnO2 प्लस H2 होती है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, ठीक है, इसमें भी गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। देखते हैं क्षारक प्लस धातु भी लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं, अम्ल प्लस ये भी बनाती है। उदासीन उदासीन पदार्थ वे होते हैं जो लाल और नीले पेपर के रंग को परिवर्तन नहीं करते हुए उदासीन होते हैं, ना तो अम्लीय होते हैं ना ही क्षारीय होते हैं, ठीक है। मतलब दोनों की मिक्स होती है। नमक नौशादर, जैसे नमक हो गया, नौशादर हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया CaCl2, और क्या क्या सोडियम कार्बोनेट CO3 हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट CO3 हो गया, सब क्या क्या आपके पास में उदासीन हो गया, ठीक है। अब उदासीनीकरण क्या होता है, तो अम्ल और क्षारक के बीच में होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं, ठीक है। इस अभिक्रिया में अम्ल और क्षारक मिलकर के लवण और जल बनाते हैं, ठीक है। अम्ल क्या होता है, वे पदार्थ जो कि जिनमें आपके H प्लस आयन उत्पन्न रहते हैं, H प्लस HCl या H2SO4, और क्षारक वे पदार्थ जो कि जल में आपके OH माइनस आयन प्रदान करते हैं, NaOH और KOH, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है, तो एसिड प्लस बेस होते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बनाती है, HCl प्लस NaOH, ठीक है, NaCl प्लस H2O। अब देखो महत्वपूर्ण देखो, प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक, प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक, अम्लीय लवण प्लस जल है, जो कि पानी का pH मान 7 से कम होता है, तो इसे क्या कहते हैं अपन, ये होता है प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक होगा, उसमें पानी का जो आपका क्या कि प्रबल अम्ल अम्लीय लवण बनेगा, pH का मान 7 से कम होगा, और दुर्बल अम्ल pH मान 7 से अधिक, सारे लवण बनेंगे इसमें, ठीक है। तो दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक होता है, क्या भाई सारे लवण बनते हैं, अरे प्रबल अम्ल होते हैं, प्रबल अम्लीय लवण बनते हैं, सीधा सी बात है। प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक होता है, प्लस उदासीन लवण बनते हैं, pH मान 7 है, और दुर्बल अम्ल प्रबल दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक क्या उदासीन लवण प्लस जल बनाते हैं, pH मान 7 होता है। अब देखते हैं अम्ल और क्षारक में समानता नहीं है, तो विलयन में आयनीकरण होता है, दोनों ही पदार्थ जब पानी में घुलते हैं तो आयनों में टूट जाते हैं, ठीक है। और अम्ल हाइड्रोजन आयन देते हैं, जबकि क्षार क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, ठीक है। अम्ल हाइड्रोजन आयन, और जबकि क्षार क्या देता है आपके पास में, क्षार है जो कि हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, दोनों ही पदार्थ पानी में घुलते हैं तो आयन आउट हो जाते हैं। कैसे आयन देते हैं, अम्ल देते हैं आपके पास में H प्लस आयन, और क्षार देते हैं OH माइनस। रंग परिवर्तन देखो, अम्ल और क्षार दोनों ही सूचक पदार्थ जैसे लिटमस पेपर हो गया, मेथाइल ऑरेंज हो गया, इनके रंग को बदल देते हैं। अभिक्रिया देखते हैं, दोनों ही पदार्थ एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इस प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। विद्युत का चलन, अम्ल और क्षार के जलीय विलयन विद्युत का चलन करते हैं, क्योंकि इसमें मुक्त आयन होते हैं। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, तो अम्ल और क्षार को जल में घोलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, ठीक है। जैसे अपन जल में घोलते हैं, ऊष्माक्षेप मतलब ऊष्मा त्याग होती है, अर्थात इसमें ऊष्मा निकलती है अम्ल और अपन क्षार को जल में डालने पर, ठीक है। अब देखो जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक देखते हैं, ठीक है। तो अम्ल या क्षारक जल में मिलते हैं तो आयन की सांद्रता के H3O प्लस या फिर OH माइनस के रूप में परिवर्तन होता है, ठीक है। अम्ल या क्षारक जल में घुलते हैं तब इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं, ठीक है। और जब अम्ल या क्षारक कम सांद्रता वाले होते हैं, फिर देते हैं प्रबलता का निर्धारण, किसी अम्ल या फिर क्षारक की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H प्लस या फिर OH माइनस आयनों की आयनन संख्या पर निर्भर करती है, ठीक है। देखते सार्वभौमिक सूचक, तो देखो सार्वभौमिक सूचक में देखो विभिन्न रंगों में बदलता है, और यह किसी भी अम्ल या क्षारक के H प्लस आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। कौन भाई, सार्वभौमिक सूचक, ठीक है। क्या करता है, विभिन्न रंगों में बदलता है, और यह किसी भी अम्ल या क्षारक के H प्लस आयन की सांद्रता को प्रदर्शित कौन करता है, सार्वभौमिक सूचक। यह सूचक हमें अम्ल या क्षारीय या फिर उदासीन विलयन तीनों की पहचान करने में मदद करता है। कौन, ये, ठीक है। फिर देखो पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल का उद्देश्य H प्लस आयनों की सांद्रता ज्ञात करना है। पीएच में पी का मतलब होता है पुशांश, ठीक है, जो जर्मन शब्द है इसका होता है पुशांश, मतलब क्या था, शक्ति, और एच का मतलब स्केल, पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है। पीएच का मान 7 हो गया, 10 पीएच का मान 7 से कम हो गया था, मतलब 7 से अधिक हो गया तो सारी है, ठीक है। बढ़ती हुई है आपके पास में। ये देखो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है, पौधे और पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर 7 से 7.8 परास के बीच में कार्य करता है, ठीक है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। यदि पीएच में बदलाव होता है तो यह शरीर के सामान्य कार्य को प्रभावित करता है, और वर्षा के जल का पीएच मान है जो कि 5.6 से कम होता है उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, ठीक है। मिट्टी का पीएच देखते हैं, तो अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच की वरासत की आवश्यकता है, तो पीएच कम हो या अधिक हो तो किसान अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाकर उसे संतुलित करते हैं।
हमारे पाचन तंत्र का पीएच देखते हैं उधर है जो स्टमक में आपके पास में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में अधिक अम्ल उत्पन्न होता है तो जलन और दर्द हो सकता है। इस स्थिति से राहत पाने के लिए अपन एंटासिड का उपयोग करते हैं जो अम्ल को उदासीन करता है जिससे उदाहरण के मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीएच परिवर्तन के कारण दंत स्रावी होता है। मुंह का पीएच यदि 5.5 से कम हो जाए दंतों का क्षय हो जाता है। दांतों का इनेमल है जो कैल्शियम फास्फोरेट बना जो जल में नहीं घुलता है लेकिन पीएच है जो कि 5.5 से कम होने पर ये इनेमल है जो कि आपके पास में संसारित होता है। ठीक है। दांतों का इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ दांतों का इनेमल है। सारी दंत मंजन के उपयोग से आपके मुंह में अमल की अधिकता को उदासीन किया जा सकता है। पशु में पौधों के द्वारा उत्पन्न रसायनों से आप रख सके हैं तो मधुमक्खी का डंक कहते हैं तो नहीं का मतलब छोटा है जिससे दर्द और जलन तेज का इलाज अपन बेकिंग सोडा से किया जाता है। नेटल पौधे के डंक वाले बाल में तो नहीं का मतलब छोड़ते हैं और जो जलन का कारण बनते हैं। इस दर्द से राहत के लिए डॉग पौधे की पत्तियों पर रगड़ कर लगाया जाता है। नेटल के पौधों के ऊपर जो दर्द होता है उसके भाई डॉग पौधे की पत्तियों पर रगड़ किया जाता है। विभिन्न प्रकार के पीएच देखे तो पीएच वन जल का पीएच 7 हो गया, दूध का पीएच 6.4 हो गया, सिरके का पीएच हो गया 3, मनोरथ का पीएच 7.4, नींबू के रस का 2.4, NaCl का 7 हो गया, अम्लीय घोल का 7 से कम, उदासीन घोल का हो गया 7, शराब का पीएच मान 2.8, रक्त के पीएच का मान 0.2 का परिवर्तन मृत्यु का कारण बन सकता है। ठीक है। रक्त के पीएच मान जैसे 0.2 का परिवर्तन होता है तो उसमें मृत्यु का कारण बन जाता है। मानव मूत्र का पीएच मान है 4.8 से 8.4। ठीक है। और तलछल रस कह सकते हैं। समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.5 सारी होता है। आंसू का पीएच मान 7.4 इसलिए खारा खारा लगता है सारी होता है। और मानव है लार का पीएच मान है 6.5 से 7.5। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम। ठीक है। और वायुमंडलीय प्रदूषण से उत्पन्न होते हैं। इसमें अम्लीय के वर्षा के कौन कौन मुख्य जिम्मेदार होते हैं SO2 NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और जल में विलय कर रही है H2SO4 बनाते हैं। ठीक है। अम्लीय वर्षा से जलाशयों वनस्पति और इस पर दोनों प्रभाव पड़ता है। लवणों का पीएच क्या होता है 7 होता है, उदासीन होता है 7 से कम होता है। देखो प्रबल अम्ल क्या भाई 7 से कम होता है अम्लीय होते हैं। और प्रबल क्षारक और दुबला अम्ल के लवण का है जो कि आपके पास पीएच 7 से अधिक होता है और ये क्षार के होते हैं। साधारण नमक से रसायन ज्ञान देखते सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहा जाता है। भोजन में इस तरह समुद्री जल से प्राप्त रॉक सॉल्ट भूरे रंग के क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है जिसे कोयले की तरह निष्कर्षण करके प्राप्त किया साधारण नमक या रासायनिक पदार्थ होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड अच्छा बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा और व्यंजक चूर्ण जैसे रसायनों के निर्माण में सोडियम साधारण नमक का उपयोग करते हैं अपन। ठीक है। साधारण नमक का उपयोग इसका करते हैं। ये रसायन विभिन्न औद्योगिक और घरेलू कार्य के लिए महत्वपूर्ण कच्चे पदार्थ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से अपन सोडियम क्लोराइड इसके जलीय विलयन से विद्युत प्रवाह के द्वारा अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। इस प्रकार क्लोर सार भी कहते हैं इसका सोडियम क्लोराइड में विद्युत प्रवाह करता है। सोडियम इनको क्या कहते हैं अपन क्लोर सार भी कहते हैं। NaCl प्लस H2 NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 क्लोर सार भी क्लोरीन गैस एनोड पर होती है और हाइड्रोजन गैस की तरफ तो प्लस कैथोड और माइनस एनोड। ठीक है। कैथोड और एनोड का मैं प्लस आएगा वैसे भी कर ऑटो बढ़िया करे विरंजक चूर्ण क्या देखो पूजे जैसे COH2 है। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इस पर क्लोरीन की अगर क्रिया से CaOCl2 बन जाता है तो इसे क्या कहते हैं पर विरंजक चूर्ण बनता है। ठीक है। रसायन के विरह COH2 प्लस Cl2। ठीक है। उपयोग का वस्त्र उद्योग में सूती व लिनन के विरंजन करने के लिए कागज उद्योग में लकड़ी के मंजा के विरंजन के लिए ठीक है लकड़ी का मंजर व्यंजन का कागज बनाया करो। ठीक है। कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में काम लेते हैं और अणुनाशक के रूप में पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए अपन क्लोरीन का उपयोग लेते हैं। ठीक है। COCl2 बन जाता है ये। फिर देखो बेकिंग सोडा क्या है बेकिंग सोडा का उपयोग रसोई में खस्ता पकौड़ा बनाने में किया जाता है। रासायनिक नाम क्या है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है। NaSCO3 खाने का सोडा को। ठीक है। बेकिंग पाउडर के रूप में बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण है जो CO2 उत्पन्न करता है जिससे पाव रोटी या केक मुलायम या विस्मंदी हो जाते हैं। एंटासिड के रूप में पेट में अम्ल को शांत करने के लिए अपने पास काम लेता है। सोडा एसिड है जो कि सामग्री में भी इसका उपयोग होता है। धोने का सोडा क्या वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2 है और सोडियम कार्बोनेट के पुनर्क्रिस्टलीकरण से आपके धोने का सोडा प्राप्त होता है। रासायनिक अभिक्रिया Na2CO3 प्लस 10H2O प्लस Na2H2 बनता है। और कहा साबुन और कागज उद्योग में भी बोरेक्स के उत्पादन में भी और घर की सफाई के लिए जल की कठोरता को कम करने के लिए अपन सब किसका उपयोग करते हैं धोने का सोडा का उपयोग करते हैं। ठीक है। बोरेक्स के उत्पादन में Na2CO3 का क्या जाता है घर की सफाई के लिए भी और जल की कठोरता कम करने के लिए भी। फिर देखो भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस देखते हैं कैल्शियम सल्फेट के साथ में आधा जेल का अणु होता है तो कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। और लेकिन जिप्सम क्या था 2H2 मतलब आधा के 2 गुना होता है तो ये क्या कि भाई 2 गुना होता है 2H2 तो 373 केल्विन पर गर्म करने पर जल के अणुओं को त्याग कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइट बन जाता है तो इसे क्या कहते हैं प्लास्टर ऑफ पहले ठीक भाई गर्म करने पर जल के अणुओं को त्याग करता है और ये क्या बनता था कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट बन जाता है। ठीक है। POP बनाता है। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। और
आगे देखो जैसे कि आपका क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद रंग का चूर्ण होता है। जल मिलाने पर पुनः जिप्सम में बदलकर ठोस बन जाता है, ठीक है। ये देखो चिकित्सीय उपयोग में ये टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। इसका हड्डियों पर इसका पोटी मतलब स्लैब चढ़ाया जाता है ताकि जैसे स्थान हो जाए। सजावट और निर्माण खिलौने सजावट सामान के लिए किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का चिकनाई और स्तर सतह को चिकना करने और समान रूप देने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है। क्रिस्टलन का जल तो जब किसी लवण के एक सूत्र इकाई में आपके जल के अणु शामिल होते हैं तो जल के अणुओं की इस निश्चित संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। उदाहरण के लिए कॉपर सल्फेट में 5 जल के अणु होते हैं और Na2CO3 में आपके 10 जल के अणु होते हैं और CSO में आपके 2 जल के अणु होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। कॉपर सल्फेट में आपके 5 जल के अणु होते हैं, ठीक है भाई। क्रिस्टलन का जल ये होता है जल के अणु शामिल होता है। क्रिस्टलाइजेशन कहता है कॉपर सल्फेट में हमेशा 5 जल के अणु शामिल रहेंगे। Na2CO3 10 के रहते हैं और CSO पर कैल्शियम सल्फेट शामिल हो रहते हैं। गोल्ड को घोलने के लिए अपन एक्वारेज का उपयोग करते हैं, ठीक है। एक्वारेज किससे भाई अम्लराज का एक्वारेज HCl और HNO3 का। HCl होता है 3 अणु और एक अणु होता है क्या भाई आपका HNO3, ठीक है। रासायनिक प्रतिक्रिया उपयोग गोल्ड पर किया जाता है अपना, ठीक है। गोल्ड अलग निकल जाता है ऐसे एलिमेंट क्लोरीन बन के, तो ये आपके पास में ही होता है, ठीक है। देख लो भाई अमोनियम क्लोराइड NaCl कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है। सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 का वोल्टेज होता है। पोटेशियम सल्फेट K2SO4 होता है और कैल्शियम नाइट्रेट होता है जो कि CnO3 का वोल्टेज होता है। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है NaCl कॉपर सल्फेट CuSO4 क्षार है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड एक क्षार है जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं अमोनियम क्लोराइड और जल बनता है। सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड पर आप एक क्षार है और हाइड्रोक्लोरिक HCl का अम्ल है, ये दोनों अभिक्रिया करते हैं सोडियम क्लोराइड और नमक और बनता है। मैग्नीशियम नाइट्रेट है जो कि आपके पास में एक क्षार है और नाइट्रिक अम्ल है HNO3 एक अम्ल है, दोनों अभिक्रिया करते हैं। पोटेशियम सल्फेट है जो कि आपके पास में ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एक क्षार है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO का साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम सल्फेट वगैरह बनाते हैं। परबुल एवं दुर्बल अम्ल क्या है तो देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल साइट्रिक अम्ल एसिटिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब क्या हो गया आपके पास में परबुल अम्ल हो गया और इन सभी का पार देना, बस ये खत्म हो गया अपना।